हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताया जाएगा। और आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% आप स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, फिर जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे आगे इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो बस खाली वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लो, बोर्ड के पेपर में बस आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा मेजनी। कौन सा था? मेजनी। तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी जी थे, ठीक ना। और फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक ना। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना, और नहीं लिखना चाहते हो तो वीडियो को बस खाली 2-3 बार देख लेना। बोर्ड के पेपर में पक्का इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस देश से था। किस देश से? फ्रांस से था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का शुरुआत जो हुआ था सन 1929 ईस्वी के स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था को एक और नाम है जिसका नाम है नई दास प्रथा। क्या नाम है? नई दास प्रथा, ठीक ना। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि एक संसाधन है, तो भूमि किस तरीके का संसाधन है ये आप सभी को बताना है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। किस तरीके का संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, मिट्टी का टाइप्स नहीं है? तो काली मिट्टी होती है, सही है। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट एक मिट्टी का नाम नहीं है, ठीक ना। तो इसमें सीमेंट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल जिसमें रेशे होते हैं, जूट, यानी कि जूट का एक अलग नाम भी होता है पटुआ, मैंने बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? तो श्रीलंका की आज़ादी मिली थी सन 1948 ईस्वी के दौरान, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कुल कितने? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बस खाली बहुविकल्पी देख लो, उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय करवाएंगे, फिर लघु उत्तरीय करवाएंगे, फिर उसके बाद जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको भी करवाएंगे, ठीक ना। बस खाली वीडियो को शुरू से एंड तक देख लो, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो जितने भी ग्रामीण स्तर पर आपके प्रशासन होते हैं उसे हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो है आपकी पंचायती राज की संस्थाएं। क्या है? पंचायती राज की संस्थाएं, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आपके हैं सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे है? सरदार सरोवर बांध से। बस खाली जितना बता रहा हूँ उतना बस आपको तैयार करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि राजनीति एक क्षेत्र है, तो राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से निकाला जाता है मैंने बता दिया है कि टोटल जो राज्य की जनसंख्या है
और उसका इनकम है, इनकम से डिवाइड जनसंख्या में, इनकम में जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आपका निकल के आ जाएगा। और हरियाणा की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ठीक ना, इंडिया में। चलो अगला क्वेश्चन कि जीडीपी से क्या समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन ये है कि विदेशी व्यापार किनके किनके मध्य होता है। तो विदेशी व्यापार किनके किनके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य होता है, ठीक ना, दो देशों के मध्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देशी व्यापार पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो दो राज्यों के या एक देश के अंतर जो भी व्यापार किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे देशी व्यापार। और विदेशी की बात किया जाएगा इंटरनेशनल की, तो इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया नेपाल, इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके विदेशी व्यापार हो जाएंगे, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन सबसे पहले आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी आपकी जिनेवा में। कहाँ पे हुई थी, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित हुआ था सन 1986 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी, सन 1986 ईस्वी के दौरान। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूचना पाने का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम कब शुरुआत किया गया था, इसका कब, ये अधिनियम कब पारित किया गया, आरटीआई वाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके जरूर जाना, याद कर लो। तो सूचना पाने का अधिकार का अधिनियम है जो अक्टूबर 2005 ईस्वी में इसे लाया गया और पारित किया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं, ठीक ना। चलो तो इतना हमने देख लिया बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन। उसके बाद हम जितने भी टाइप के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। तो बोर्ड के पेपर में पर 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को बस खाली शुरू से एंड तक जरूर देख लो। अब चलो रॉलेट एक्ट क्या था, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून होता है जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें काले पानी की सज़ा तक दी जा सकती थी, ठीक ना। समुद्र के किनारे कहीं पे रेत में, ठीक ना, कहीं पे भी छोड़ दिया जाता था। तो वो आपका होता था क्या, रॉलेट एक्ट। इसमें किसी भी भारतीय की कोई भी गुनाह नहीं होती थी, कोई भी गलती नहीं होती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज हमारे पूर्वजों पे अत्याचार करते थे। तो ये है आपका रॉलेट एक्ट, इसे आप जरूर तैयार करके जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में, ठीक ना। चलो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ये भी आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन में 2 लोगों ने शुरू किया था जिसका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन, आयात शुल्क से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क जो होता है आपका आयात शुल्क, इनकम शुल्क। आयात मतलब कि जो भी चीज़ मंगवा रहे हो इंडिया में, चाहे किसी भी देश में मंगवा रहे हो, तो उसको मंगवाने में जो भी खर्चा लग रहा है आपका क्या हो जाएगा, आयात शुल्क हो जाएगा, ठीक ना। और यह शुल्क उस समय पर लिया जाता है, चाहे उस जगह पर लिया जाता है जिस जगह से, चाहे जिस देश में प्रवेश करती है, ठीक ना। यानी कि सीमा पर लिया जाएगा, बंदरगाह पर लिया जाएगा या हवाई अड्डे पर आयात शुल्क लिया जाएगा। समझ रहे बातों को। चलो अगला क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, ठीक। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो जैव संसाधन का मतलब ये होता है जो जीवों से प्राप्त होता है, ठीक ना, या सजीव जीवों से प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे आपका सजीव जीव हो गया, मानव हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, जीवों से प्राप्त संसाधन है। लेकिन अजैव संसाधन क्या हो जाएंगे, जैसे आपकी चट्टानें हो गई, ठीक, इस तरीके से जो भी आपकी धातुएं हो गई, कापर, एल्युमिनियम, लोहा, टीना, चांदी, सोना, ये सब क्या है, अजैव संसाधन हो गए। एग्जाम्पल भी समझ गए इस तरीके से। अब एजेंडा 21 का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका एक लाइन से आंसर दे सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास है एजेंडा 21, ठीक ना।
अब यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय इसे आप जरूर तैयार करके जाना है, ठीक ना, समझ रहे बातों को। चलो, तो नवीकरणीय का मतलब कि जो आप नया नया चीज़ों को तैयार किए हैं, जैसे सोलर सेल हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, सोलर सेल पैनल हो गया, ये सब क्या है नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, चट्टान आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना, जिसे मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। और वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। तो वन की कटाई के लिए दो परोक्ष प्रभाव आपके हो जाएंगे, सूखा और बाढ़, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, तो चावल प्रोडक्शन में विश्व में जो इंडिया का स्थान है सबसे पहला स्थान है, ठीक ना। और बॉक्साइट किस धातु का खनिज है, तो यह है एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का, ठीक। अगला क्वेश्चन कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करिए। तो व्यापार क्या होता है, राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं की आदान प्रदान जो होती है हमारी व्यापार कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो जब भी हम दो देशों के बीच में जो भी व्यापार करेंगे, चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो आपके हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और एक ही देश के अंदर राज्यों के बीच में हम जो भी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे उनमें क्या हो जाएगा, स्थानीय व्यापार हो जाएगा। समझ रहे बातों को। चलो, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे। पक्का पूछा जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए, ठीक। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेशा होता है, अंदेशा कम हो जाता है, और ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसीलिए सत्ता में साझेदारी लेना जरूरी है और हिस्सा दे देना जरूरी है, और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए हमें ये अच्छा काम करता है, ठीक नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी हमें जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। समझ रहे बातों को। अगला क्वेश्चन ये है कि दो कारण बताएं कि क्यों जरूरी है सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, ठीक। क्यों जरूरी है, दो कारण आप सभी को क्या करना है, बताना है। समझ रहे बातों को। तो सबसे पहला रीजन ये हो जाएगा कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है, ठीक ना, किसी भी कास्ट का बहुमत नहीं है, इसलिए एक जाति को वोट मिलने पे वो जीत नहीं पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, अगला रीजन कि कोई भी पार्टी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। ये भी सही रीजन है कि कोई भी पार्टी हो, ठीक ना, एक जाति या एक समूह के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जाति के आधार पर हमें चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन कि विरोधी दल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक। तो विरोधी दल ये होता है कि चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। तो ये होते हैं आपके विरोधी दल। समझ रहे बातों को। चलो, अगला क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। मैंने बता दिया है कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देने पे जो भी प्राप्त आय होता है वो हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या समझते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोगों की पूरे साल काम नहीं मिलता है और साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार होते हैं। क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। तो वह स्थिति या वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई तो देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। समझ रहे बातों को। उन्हें हम बोलते हैं गुप्त बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार, ठीक। जैसे मान लो कि 5 लोग काम में लगे हैं या 5 लोगों का काम है और 8 लोगों को वहाँ पे लगाया गया है, तो 3 लोग वहाँ पे बेकार में लगे हैं। लग रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या है, वो गुप्त बेरोजगार है, ठीक ना। 3 लोग वास्तव में रोजगार के लायक नहीं है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे
देख ही रहे हैं, बहुविकल्पी को चर्चा कर लिया, अति लघु उत्तरी को चर्चा कर लिया, लघु उत्तरी को भी चर्चा कर लिया। अब हम समझेंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना। आइए अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, जैसे मान यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और इसका विरोध क्यों किया गया। ठीक, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों किया गया। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, ठीक ना। जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उनके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जो भी लोग थे वो इंडियन नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। इंडियन होते तो इसका विरोध नहीं किया गया होता, ठीक ना। तो अपने मर्जी के हिसाब से कानून लाते थे, कानून पारित करते थे, कानून हटाते थे, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ये आपका बहुविकल्पी नहीं है, ये आपका है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। 6 नंबर में पूछा जाएगा, 7 नंबर में, कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। तो इसका रीजन ये है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। उस टाइम में मनुष्य की श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे। अतः उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही रख लेते थे, ठीक ना। अगला टॉपिक है कि जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। अगला पॉइंट ये है कि ज़्यादातर उत्पाद केवल हाथों से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से केवल एक जैसे उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, मास प्रोडक्शन से बोलते हैं। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों को ही काफ़ी मांग रहती थी। इसलिए क्या होता था कि हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ जाती थी, ठीक ना। अगला टॉपिक ये है कि यदि थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना होता था तो उन्हें मशीनों के बजाय श्रमिकों से ही कराया जा सकता था। तो ये आपके मेजर रीजन थे, इस तरीके से आपको लिख देना है। 5-6 पॉइंट लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन ये है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। तो इसका रीजन निम्न प्रकार है। सबसे पहले रीजन ये है कि व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मान लो कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसान के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमिका होती है, जिनके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और शहरों के लोग भूखंडों, घरों और अन्य प्रकार की संपत्तियों के मालिक भी होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुएं के जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए आप टॉपिक बना कर लिख दो। देखो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ वही लिखोगे, अपने से बना करके लिखो, ठीक ना। बना करके लिखोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, फुल में फुल नंबर दे देगा। इतना रटने का आपके पास टाइम थोड़ी ना है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना से कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि इन परियोजनाओं से जल संग्रहण भंडारण में सहायता मिलती है, ठीक। ये आपका पहला लाभ हो गया। सेकंड लाभ कि बहुमुखी परियोजना से बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, सेकंड लाभ हो गया। ये परियोजना जल विद्युत के विकास में अनेक प्रकार के सहायक होते हैं। वर्षा के दिनों में यह बड़ी मात्रा में पानी एकत्र कर लेता है, ये भी इसका मेजर इम्पोर्टेंस है। इन परियोजनाओं के वन रोपण में इस जल का उपयोग किया जा सकता है, इस तरीके से आपको लिखना है। बहुउद्देशीय परियोजना एक समय में अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने में साबित होती है। इस तरीके से मेन यहाँ पे रीजन आपको लिख देना है, ठीक ना। अगला जो आपका टॉपिक पूछा गया है कि जल भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो कौन कहाँ कहाँ लौह का वितरण होता है उसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है और औद्योगिक विकास एक रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क की विपुल संसाधन विद्यमान है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, ठीक। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसका यहाँ पे मेन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, पेटी, दुर्ग, बस्तर,
चंद्रपुर पेटी। खाली यहाँ पे हेडिंग बना करके लिख देना, ठीक ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है, ये हमने बताया अभी तुरंत। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग के बारे में लिख देना है, निजी स्तर के उद्योग के बारे में लिखना है, संयुक्त उद्योग कौन कौन से होते हैं, सहकारी उद्योग कौन कौन से होते हैं। खाली बस आपको बना करके लिख लो, हेडिंग समझ लो यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बना करके लिख देना, ठीक ना, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।